हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग्स, रिटायरमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। ठीक है। अपॉइंटमेंट कैसे होती है, रिटायरमेंट कैसे होती है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग क्या है जजेस की, उसके बाद रिमूवल ऑफ जजेस क्या क्या है। तो इसके पहले हमने हायरार्की यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी को देखा, उसमें हमने उसके बाद हमने फीचर ऑफ इंडियन जुडिशरी देखा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी देखा, उसके बाद हमने लीगल ऑफिसेज इन इंडिया कौन कौन से होते हैं उन सब को देखा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट में से काफ़ी सारे जो हैं वो फैक्ट बनते हैं, पूछ सकता है, ट्रेनिंग से फैक्ट बनते हैं, पूछ सकता है, रिटायरमेंट से फैक्ट बनते हैं, पूछ ये सकता है कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की जो एज है, रिटायरमेंट एज है, वो कितनी होती है। काफ़ी बार जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद रिमूवल ऑफ जजेस यानी कि अपीचमेंट प्रोसेस, जो प्रेसिडेंट को हम रिमूव करते हैं वो भी थ्रू द प्रोसेस ऑफ अपीचमेंट करते हैं। और उसी तरीके से अगर हमको जज को रिमूव करना है, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है या फिर हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है, जो लोअर जुडिशरी होती है वो रिस्पेक्टिव स्टेट जो है वो डिसाइड करती है उसके रिमूवल के लिए, वो जो सर्विस रूल होते हैं उसके रिगार्डिंग। यानी कि जो आपकी अपर जुडिशरी है उसके लिए अपीचमेंट प्रोसेस ही लगता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है, इनको हमको एक एक करके समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं आपके अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हो, रिमूवल ऑफ जजेस हो, ट्रेनिंग ऑफ जजेस हो, या फिर आपका जुडिशियल सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर हो, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो उसी तरीके से ट्रेनिंग को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट हो, हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट की अपॉइंटमेंट हो, इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हमको फ्रेम्ड आर्टिकल मिलते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट। ठीक है, जजेस की, जब मैं वर्ड यूज करूंगा जजेस तो आपको जजेस समझना है। जब मैं वर्ड यूज करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है वो समझना है। जब मैं वर्ड यूज करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तब आपको किसी भी स्टेट के आपको हाई कोर्ट का समझना है। तो हम जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं हम आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। अगर हमको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करना है तो हम आर्टिकल 124 क्लॉज 2 यानी कि क्लॉज 2 के अंदर मेंशन्ड है किसके रिगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट। उसके बाद आ जाओ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के लिए जो मेंशन्ड आर्टिकल है वो आर्टिकल है 217। ठीक है, यानी कि 217 आर्टिकल के तहत हम क्या करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद 217 क्लॉज 2 इसके तहत हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करते हैं। उसके बाद लोअर जुडिशरी में आ जाओ तो आर्टिकल 33 यानी कि 233, ठीक है, 133 आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस एंड आपका जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है उसके सर्विस रूल के तहत। ये तो मोटा मोटा आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस यानी कि हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस। ये तीन फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं। अब वन बाय वन हम इसको पढ़ते हैं एंड देखते हैं आजकल जो प्रोसेस, जो एप्लीकेबल प्रोसेस है जुडिशरी के अंदर के, उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो किस तरीके से होती है। क्योंकि आजकल के प्रोसेस में एक हम मॉडल सुनते हैं, कोलिजियम मॉडल ऑफ अपॉइंटमेंट। अब ये कोलिजियम मॉडल ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है और ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ, इसको आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट में मैंने आपको पहले बताया आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम क्या करते हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं। अब इस आर्टिकल के अंदर जो लाइन्स हैं उन लाइन को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के जब मैं कोलिजियम मॉडल आपको समझाऊंगा तब आपको ये चीजें परेशान करेंगी। तो यहां पे लिखा हुआ है under article 124 of the Indian Constitution, every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President। एक तो ये चीज डिसाइड हो गई कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है तो कौन करेगा,
प्रेसिडेंट करेगा। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये लिखा हुआ है आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि यानी कि अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन कंसल्टेशन के साथ। किसकी कंसल्टेशन? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कंसल्टेशन, एंड ऑफ द हाई कोर्ट इन द स्टेट, ठीक है, और हाई कोर्ट के जजेस की भी कंसल्टेशन एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी, ठीक है। आर्टिकल के अंदर ये चीज जो है बिल्कुल वाजे है कि भाई ये नेसेसरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो। अब इसी को लेकर के आगे बवाल चलते हैं, ठीक है। अब ये आर्टिकल ये भी मेंशन करता है, द आर्टिकल आल्सो प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जजेस की अपॉइंटमेंट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट, द चीफ जस्टिस मस्ट बी कंसल्टेड that is framed in the constitution of India under article 124 of the constitution, ठीक है, must be consulted, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। the article further provide for the qualification required to become a judge at the supreme court। तो सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। तो क्वालिफिकेशन टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नॉट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आपको अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपको देखनी है। तो सबसे पहले मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब क्या है? अरे हम तो सारे सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, ये क्या मतलब बात होगी? कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है यानी कि काफी सारे लोग होते हैं जिनके पास ड्यूल सिटीजनशिप होती है, ठीक है, सेम टाइम पे वो कैनेडियन सिटीजन भी हैं और सेम टाइम पे वो इंडियन सिटीजन भी हैं। अगर किसी को जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का, मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ड्यूल सिटीजनशिप का मसला यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉलिसी नहीं है। अगर कोई जज है जिसके पास ड्यूल सिटीजनशिप है, वो जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि आपको इंडिया का सिटीजन है तो इंडिया का सिटीजन ही होना पड़ेगा, दूसरा सिटीजनशिप यहाँ पे नहीं चलेगा। मस्ट बी द सिटीजन शिप ऑफ इंडिया, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा, हैज बीन फॉर एट लीस्ट 5 ईयर अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, या तो 5 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट का जज रहा हुआ होना चाहिए, ठीक है, या फिर 2 या 2 से ज्यादा हाई कोर्ट का जज रहा हुआ होना चाहिए, ठीक है। 5 साल का उसका जो टाइम फ्रेम है वो पूरा हुआ होना चाहिए, चाहे वो 2 हाई कोर्ट से पूरा हुआ हो, 3 हाई कोर्ट से पूरा हुआ हो, या एक ही हाई कोर्ट में उसने 5 साल गुजारे हों। यानी कि हैज बीन फॉर एट लीस्ट 5 ईयर अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, किसी एक हाई कोर्ट में, या फिर 2 और मोर हाई कोर्ट इन सक्सेशन, मतलब उसने किसी 2 या 2 से ज्यादा हाई कोर्ट को सक्सीड किया हो, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा हाई कोर्ट को क्या किया हो? सक्सीड किया हो, ठीक है। 5 साल का उसका टर्म पूरा हुआ होना चाहिए। हैज बीन फॉर, या फिर इसके अलावा हैज बीन फॉर एट लीस्ट 10 ईयर एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट। अगर ये वाला रिक्वायरमेंट आपके पास नहीं है, ये वाला तो होना ही चाहिए, ये मस्ट है, मैंडेटरी है, दैट इज मैंडेटरी, सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद ये वाला रिक्वायरमेंट अगर आपके पास नहीं है तो या तो आपके पास ये होना चाहिए, हैज बीन फॉर एट लीस्ट 10 ईयर एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट, 10 साल आपने एज एन एडवोकेट किसी हाई कोर्ट के अंदर गुजारे हुए होने चाहिए, या फिर 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, या फिर किसी 2 हाई कोर्ट में आपने 10 साल एज एन एडवोकेट जो है गुजारे हुए होने चाहिए, याद रखना ये बात। उसके बाद लास्ट वाला, अगर ये दोनों भी चीजें नहीं हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है उसकी नजर में कोई डिस्टिंक्ट जूरिस्ट का ओपिनियन है तो प्रेसिडेंट उसको भी अपॉइंट कर सकता है। अब ये डिस्टिंक्ट जूरिस्ट का ओपिनियन क्या है इसको समझाता हूं। यानी कि मान लो मैं हूं, मैंने क्या किया है,
मैंने जूरिस्ट स्टडी की हो, यानी कि लीगल स्टडी की हुई है, सारी जिंदगी मैंने लीगल स्टडी करी, पीएचडी करी, पीएचडी करके उसके बाद कुछ देर मैंने प्रैक्टिस भी करी, किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी, फिर छोड़ दी, फिर उसके बाद मैं कहीं और चला गया, जुडिशरी के ऊपर आर्टिकल्स लिख रहा हूँ। तो अब प्रेसिडेंट जो है वो मेरे को जानता है, बढ़िया तरीके से जानता है, क्योंकि मैंने जुडिशरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आपके प्रेसिडेंट के ओपिनियन में मैं क्या हो जाऊंगा, डिस्टिंक्ट जूरिस्ट हो जाऊंगा। सो प्रेसिडेंट जो है मेरे को भी अपॉइंट कर सकता है विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपका सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया, या 5 साल किसी भी हाई कोर्ट में, या 2 या 2 से ज्यादा हाई कोर्ट में, 10, या अगर ये नहीं है तो इसके अलावा 10 साल एज एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट, या इसके अलावा 2 या 2 से ज्यादा हाई कोर्ट के अंदर आपने एज एन एडवोकेट वक्त गुजारा हुआ होना चाहिए। अगर ये 2 चीजें भी नहीं है तो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, यानी कि प्रेसिडेंट जो है ये अपना ओपिनियन दे सकता है कि मैं ये चाहता हूं कि ये बंदे को जज बनाया जाए क्योंकि ये डिस्टिंक्ट जूरिस्ट है, इसने अपनी कंट्रीब्यूशन लीगल स्टडीज के अंदर खतरनाक तरीके से दी हुई है। चलिए उसके बाद आ जाओ जी, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट। अभी हमने बात करी किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, जजेस की, और उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन की। अब आ जाओ हाई कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है, पहले से मैंने बताया आपको, अंडर आर्टिकल 217 217 of the constitution, this article prescribe every judge of the high court shall be appointed। कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। याद रखना, हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज जो, कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट का हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करना है उस रिस्पेक्टिव स्टेट का गवर्नर, याद रखना इस बात को। एंड इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन द चीफ जस्टिस, अगर चीफ जस्टिस के अलावा किसी को अपॉइंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट मस्ट बी कंसर्न। ठीक है, तो आपके रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के जज को, यानी कि आउटगोइंग हाई कोर्ट के जज को भी आपको कंसर्न करना पड़ेगा। दैट इज नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, चलिए सबसे पहला क्या होना चाहिए, मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ड्यूल सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हैज फॉर एट लीस्ट 10 ईयर हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया, कोई भी जुडिशियल ऑफिस, या 2 या 3 या 4 या 5 बार काउंसिल ऑफ इंडिया में काम किया हो, ठीक है, लीगल प्रैक्टिस की हो। ठीक है, तो किसी भी लीगल ऑफिस में उस बंदे ने 10 साल गुजारे हुए होने चाहिए। वो क्या है, एप्लीकेबल है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज। ठीक है, मतलब कि वो जज बनने के लिए तैयार है। हैज फॉर एट लीस्ट 10 ईयर हैज बीन एन एडवोकेट इन अ हाई कोर्ट, अगर ये चीज नहीं है उसके पास तो ये होनी चाहिए, 10 साल एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट के अंदर उसने अपनी सर्विस दी हुई होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो 2 और मोर सच कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए उसका सक्सेशन। ठीक है, किसी एक हाई कोर्ट के अंदर उसने 10 साल नहीं गुजारे, कि 2 के अंदर गुजारे, 3 के अंदर गुजारे, उसके 10 साल पूरे होने चाहिए एज अ प्रैक्टिस, बात खत्म। ठीक है, तो वो क्या है, एप्लीकेबल है टू बिकम अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। चलिए ये क्वालिफिकेशन थी। अब आ जाओ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस फॉर द डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट जजेस। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट जजेस अंडर आर्टिकल 233 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट मेंशन्ड इन आर्टिकल 233, यहां पे लिखा भी हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन एनी स्टेट शैल बी मेड बाय द गवर्नर, ये याद रखना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोअर जुडिशरी के मसले में कौन अपॉइंट करेगा, रिस्पेक्टिव स्टेट का गवर्नर। रिस्पेक्टिव स्टेट का गवर्नर का मसला क्या हो गया, जैसे मान लो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में, ठीक है, इस जुडिशरी, इस स्टेट जुडिशरी के अंदर हमको जम्मू डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो गवर्नर जिसको अपॉइंट करेगा वो होगा, और एज पर द सर्विस रूल, ठीक है, जो हमारी स्टेट का सर्विस रूल होगा उसके तहत एंड अंडर आर्टिकल 233 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए उसके बाद द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड
मेंबर होना चाहिए किसका, जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट का, ये क्वालिफिकेशन है उसकी। फिर उसके बाद एनी पर्सन हु हैज हैड अ मिनिमम ऑफ 7 ईयर ऑफ प्रैक्टिस एज अ लॉयर एट द बार। एज अ लॉयर उसने बार में 7 साल गुजारे हुए होने चाहिए, तो वो बंदा एलिजिबल है जज बनने के लिए। कहाँ का जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज। अब आप लोग मुझे कमेंट में ये भी बताएंगे कि सिविल साइड में डिस्ट्रिक्ट जज को क्या बोला जाता है, और क्रिमिनल साइड में अगर डिस्ट्रिक्ट जज क्रिमिनल केस को डील कर रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं। क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस बार भी आने के चांसेस हैं, मे भी शायद वो क्रिमिनल साइड से आपको पूछ ले। ठीक है, तो ये कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे। तो 7 साल उसने क्या क्या करा हुआ होना चाहिए, 7 साल एज अ लॉयर बार के अंदर उसने गुजारे हुए होने चाहिए। कौन सा बार, जहां पे पैग मिलता है वो वाला बार नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर एज अ लॉयर। ठीक है, तो जहां पे पैग मिलता है वहां पे नहीं, पैग तो शाम को लगता है ना। ठीक है, चलिए उसके बाद करंट प्रैक्टिस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अभी तक हमने बात जो की वो बात करी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के साथ। ठीक है, एक बार दोबारा से दोहरा देता हूं, अभी तक हमने हाई कोर्ट के मसले में, सुप्रीम कोर्ट के मसले में और लोअर जुडिशरी के मसले में जो बात करी अपॉइंटमेंट की, वो करी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हमारे सामने 3 आर्टिकल हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट में हमने ये भी बात करी कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा। ठीक है, अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना जरूरी है। और हाई कोर्ट के केस में उसको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कंसल्ट करना जरूरी है। बाकी उसके बाद लोअर जुडिशरी में गवर्नर जो है वो अपॉइंट करेगा बाय द रिस्पेक्टिव, जो भी उसके सर्विस रूल होंगे स्टेट के, उसके हिसाब से जुडिशरी जो है वो अपॉइंट करेगी। ठीक है, गवर्नर जो है अपॉइंट करेगा। अब हमको ये देखना है कि अभी के टाइम में किस तरीके की प्रैक्टिस को जो है वो प्रोसेस किया जाता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। अब देखो सीधी सी बात है भाई, इतना क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हमारे सामने है, आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 217 है, सामने सामने चीजें लिखी हुई हैं, फिर भी इतने बड़े बवाल की जरूरत हमको क्या पड़ गई, यानी कि कोलिजियम सिस्टम की जरूरत क्या पड़ गई। अब चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन प्रैक्टिस रिमेन्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अगर आप सुनेंगे ना, अगर आप सुनेंगे तो दिमाग के जो स्क्रू है ना वो ढीले हो जाएंगे कि भाई इतना तामझाम। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, फिर 4 सीनियर मोस्ट जजेस, फिर उसके बाद रिकमेंडेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद किसको भेजेंगे, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को भेजेंगे, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री क्या करेगी, फिर आपका पीएम ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेगी, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट आकर के अपॉइंट करेगा। और हाई कोर्ट के केस में इससे भी ज्यादा मुश्किल। सबसे पहले तो हाई कोर्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा, हाई कोर्ट के जज को विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस यानी कि उसके साथ मिल करके एक रिकमेंडेशन बनानी पड़ेगी। वो रिकमेंडेशन आपका रिस्पेक्टिव स्टेट के जो सीएम है उसको भेजना पड़ेगा, सीएम एडवाइस करेगा गवर्नर को, गवर्नर भेजेगा लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री भेजेगी फिर कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोबारा बैठेगा 2 जजेस के साथ, सीनियर मोस्ट जजेस के साथ, दोबारा से उस रिकमेंडेशन को किसको भेजेगा, उसको किसको भेजेगा, दोबारा से यूनियन मिनिस्ट्री को भेजेगा, यूनियन मिनिस्ट्री दोबारा से किसको भेजेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चक्कर आ गया ना, लेकिन आएगा नहीं, आगे हम इसको आसान कर देंगे। चलिए, सिस्टम ऑफ ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वेयर जजेस अपॉइंट जजेस, वेयर जजेस अपॉइंट जजेस, किसके तहत, कोलिजियम सिस्टम, याद रखना। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम। सो कोलिजियम सिस्टम जो है ये बाद में इवॉल्व हुआ है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये याद रखना ये बात। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये 3 जजेस केस के थ्रू जो है वो इवॉल्व हुआ है। 3 जजेस केस आए थे 1981 में, 1993 में, 1998 में। उन 3 जजेस केस की बात करेंगे, आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ। द सिस्टम इज एवॉल्व थ्रू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नॉट बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जो मैं अभी बता चुका हूं। ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, ये क्या हुआ है,
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू जो है इवॉल्व हुआ है, आर बाय प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थ्रू द कोलिजियम सिस्टम जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी आर अपॉइंटेड, ओनली हायर जुडिशरी। ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये होते हैं कोलिजियम मॉडल के साथ अभी के टाइम में। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको बताया था कि हमारे जो पहले अटॉर्नी जनरल हुए हैं उनका नाम हुआ है एमसी स्टीवरलैंड। क्या हुआ है? एमसी स्टीवरलैंड। ठीक है, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है इंडिया के अंदर। ये जो एमसी स्टीवरलैंड थे, इन्होंने 14th लॉ कमीशन को क्या किया? लॉ कमीशन रिपोर्ट दी। ठीक है, 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट। इन्होंने ये बोला कि भाई ये जो अपॉइंटमेंट हो रही है ना जजेस की, इसमें ना थोड़ा सा मामला जो है ना खराब लग रहा है। यहाँ पे हमको थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ये नहीं कि अगर मैं पॉलिटिकली आपको जानता हूँ, ठीक है, मैं प्रेसिडेंट की जो है सीट पे बैठा हुआ हूँ, पॉलिटिकली आपके साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, तो उसके बाद मैंने क्या किया, आपका नाम रिकमेंड कर दिया, आपको चीफ जस्टिस का जज बना दिया। ठीक है, क्योंकि फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद रिलीजियस एंगल शामिल था, कम्युनल एंगल शामिल था, उसके बाद रीजन एंगल शामिल था। ठीक है, तो जो अपॉइंटमेंट हो रही थी वो इस तरीके से हो रही थी कि उससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खतरा लायक था। तो 14th लॉ कमीशन अंडर एमसी स्टीवरलैंड, इन्होंने ये सुजेस्ट किया कि भाई हमारा एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिस सिस्टम के थ्रू ना पॉलिटिकली किसी बंदे को सिलेक्ट किया जाए, ना रिलीजियसली किसी बंदे को सिलेक्ट किया जाए, ना लिंग्विस्टिकली किसी को सिलेक्ट किया जाए, ना रीजन बेस्ड सेलेक्ट किया जाए, ना आइडेंटिकल बेस्ड सेलेक्ट किया जाए। ऐसा सिस्टम हो, कठोर सिस्टम हो, जिसके अंदर जो चीफ जस्टिस है, जो जुडिशरी है, उसका जो इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन है, नॉट ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो चीफ जस्टिस मतलब अगर मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूं, मेरे से कंसल्ट करनी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, सो मेरा जो ओपिनियन है वो इंडिविजुअल ओपिनियन है। तो मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन किसी भी तरीके का हो सकता है। सो कोलिजियम मॉडल में ये बोला गया तुमको इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन लेना पड़ेगा। अरे भाई, जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके जो इंडिविजुअल ओपिनियन है उसको हम क्या करें? हमको इसके साथ साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस का ओपिनियन भी चाहिए। अगर 2 सीनियर मोस्ट जजेस भी उस ओपिनियन के खिलाफ होंगे, वो जज जो है अपॉइंटमेंट उसकी नहीं होगी। तो इन्होंने थोड़ा सा सिस्टम को कठोर बनाने की जो है वो सलाह दी 14th लॉ कमीशन अंडर एमसी स्टीवरलैंड। ठीक है, तो बाद में जो है 3 जजेस केस आए। फर्स्ट जज केस एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1981 में ये केस आए। इस केस को हम बोलते हैं फर्स्ट जज केस। क्या बोलते हैं? फर्स्ट जज केस। अब इस केस के अंदर क्या हुआ? इस केस के अंदर ये हुआ कि जो आपकी जुडिशरी है उसकी कंसल्टेशन को लेकर के बात हुई। तो कंसल्टेशन को लेकर के बात हुई तो उसमें ये बोला गया जो प्रीमिसी है ना, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रीमिसी है, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, आपको फिर समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट जज केस 1981, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ध्यान से समझना। इस केस में क्या हुआ? इस केस में यह हुआ कि जो हमने पीछे पढ़ा, इसीलिए मैंने बोल रहा था पहले जो हमने आर्टिकल में देखा उसको ध्यान में रखना है। हमने पीछे ये देखा कि भाई अगर आपको चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर आपको किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना पड़ेगा। अब ये जो वर्ड कंसल्टेशन है इसको लेकर के प्रॉब्लम हुई। तो यहां पे ये बोला गया जो प्रीमिसी है ना, जो चीफ जस्टिस की प्रीमिसी है, ये कोजेंट रीजन के बेसिस पे है। अब कोजेंट रीजन क्या होता है? कोजेंट रीजन है यार, वो जो बंदा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो भाई वो जो है बायस्ड भी हो सकता है। तो इस हमको कंसल्टेशन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जुडिशरी की रूल, ये जुडिशरी का जो है वो केस है, ये जुडिशरी अपना ओपिनियन दे रही है। ठीक है, और इसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला जो एग्जीक्यूटिव है,
एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसका हिस्सा है? एग्जीक्यूटिव का। जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? एग्जीक्यूटिव का हिस्सा। तो एग्जीक्यूटिव के पास प्रीमिसी है, ये जिसको चाहे वो कर सकती है अपॉइंट। तो 12 साल तक यही मसला चलता रहा, 12 साल तक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आया जी दूसरा केस, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 यानी कि 1993। इसको हम सेकंड जज केस कहते हैं। इस जज केस के अंदर ये बोला गया कि भाई कंसल्टेशन का मतलब हमको समझाओ, ये क्या है? तो जुडिशरी ने अपने पहले जज केस को ओवर रूल्ड कर दिया। ओवर रूल्ड करना समझते हो आप? यानी कि अपने ही जजमेंट के खिलाफ एक और जजमेंट दे दी। सो सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड हिज प्रीवियस जजमेंट। अपनी प्रीवियस जजमेंट को ओवर रूल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, ये जो वर्ड कंसल्टेशन है इसका मतलब होता है कंकरेंस। सो कंकरेंस का मतलब हो गया नॉट ओनली द ओपिनियन ऑफ सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट द ओपिनियन ऑफ इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस। तो यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ आपका कोलिजियम मॉडल। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भाई कौन से केस में कोलिजियम मॉडल का इंट्रोडक्शन हुआ? तो आपका जवाब होना चाहिए सेकंड जज केस। सो सेकंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी ही जजमेंट को ओवर रूल्ड करके बोला कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सीजीआई का ओपिनियन है ये इंडिविजुअल ओपिनियन है, लेकिन यहां पे कंसल्टेशन का मतलब है नॉट ओनली द ओपिनियन ऑफ सीजीआई ऑफ इंडिया बट द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन सीजीआई प्लस आपका 2 सीनियर मोस्ट जजेस का ओपिनियन होना चाहिए। और ये बना आपका क्या? कोलिजियम मॉडल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। समझ में आई? चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहां पे क्या हुआ? सेकंड जज केस में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कोलिजियम मॉडल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कब जो है इसकी इंट्रोडक्शन हुई? तो कौन से? सेकंड जज केस में। अब आया जी थर्ड जज केस। थर्ड जज केस के अंदर ये पूछा गया कि भाई कितने लोगों का होना चाहिए मसला, ठीक है। अगर कोई जज जिसको प्रेसिडेंट जो है सीजीआई जो है कंसल्टेशन ले रहा है, अगर उनमें से कोई जज जो है वो इनकार कर दे तो क्या उस बंदे की अपॉइंटमेंट होगी? तो थर्ड जज केस में क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, हाँ ये बात याद रखेंगे, तीसरा जो है ये केस नहीं है, तीसरा जो है ये केस नहीं है, बल्कि ये ओपिनियन है किसका? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, जो 1998 के अंदर दिया गया था। ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था के नारायणन। के नारायणन हमारे प्रेसिडेंट हुए हैं, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी याद रखेंगे, पहले दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कंगना रनावत अभी गई हुई थी किसी में ना शो में, तो वहाँ पे थोड़ा उसको रोस्ट किया गया, तो उसको वो बोलती कि देखो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया फलान ढिमकान, और उन्होंने तो पहले दलित को जो है आपके रामनाथ कोविंद को प्रेसिडेंट बना दिया। तो जो रिपोर्टर था वो बोला मैडम पहले नहीं है, दूसरे हैं, पहले के नारायणन है। तो उसने रामनाथ कोविंद को रामनाथ कोविड कर दिया। फिर उसी को बाद में काफ़ी सारे मीडिया पर्सन्स जो हैं उन्होंने रोस्ट किया, ठीक है। एक मीडिया पर्सन है तो कंगना रनावत भी अपने उस पर रोस्ट पे हंसने लगी, ठीक है, मजा आ गया उसको, ठीक है। तो याद रखेंगे आप भी कंगना रनावत की तरह ये मत समझना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे रूमर्स फैलाए जाते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स होती है, गवर्नमेंट्स ये बताती है कि भाई हम ही अच्छे हैं, हमसे पहले जो थे वो बेकार हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है अपने आबा व अजदाद की, अपने जो इंसेस्टर हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट करना। वट एवर जो भी हैं आपके आबा व अजदाद, हिंदू थे, मुसलमान थे, बिहारी थे, झारखंडी थे, आपके बंगाली थे, वट एवर जो भी थे भाई, वो आपके आबा व अजदाद हैं, आपको इज्जत करनी पड़ेगी, एहतराम करना पड़ेगा, ठीक है। आप उनके जिन कामों से डिसएग्री करते हैं तो बेशक करते रहें, लेकिन आप रिस्पेक्टफुली करें ना, ठीक है। तो आप ये तो नहीं एक दिन के अंदर आप जो है वो ऑक्सफोर्ड से पीएचडी करके आगे आपके फादर जो है वो इलिटरेट है, अपने फादर को बोलेंगे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, जो कुछ पता है मुझे पता है,
ठीक है। हमारे तो एरिया के अंदर जो पीर पंजाल का एरिया, जम्मू, ये पुंछ, राजौरी पुंछ का एरिया है, हम तो कुछ भी करके आ जाते हैं तो अपने फादर या मदर के सामने बैठते हैं तो ऐसे करके बैठते हैं। तो हमारे तो यहाँ पे परंपरा है, कोई भी रिलीजन का हो, किसी भी रिलीजन का हो, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। आप ऑक्सफोर्ड से पीएचडी करके आ जाएं, अगर आप पुंछ के रहने वाले हो, आपके फादर जो इलिटरेट है, ठीक है, आज भी मैं अपने फादर के सामने जाता हूँ तो जब खाना खाते हैं इकट्ठे तो ऐसे करके, पता ही नहीं है कुछ भाई साहब, उन्होंने बोल दिया ये फाइनल है तो भाई यही फाइनल है। ये क्या है? रिस्पेक्ट है। इसका ये मतलब नहीं है मैं अपने फादर की सारी बातों से एग्री करता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को डिसएग्रीमेंट किस तरीके से शो करना है अपने फादर के साथ? रिस्पेक्टफुली। तो आपसे पहले जितने भी लोग जो है हिंदुस्तान को चला चुके हैं, तो आप उनकी डिसरिस्पेक्ट मत करें। आप अगर उनसे डिसएग्री करते हैं तो रिस्पेक्टफुली करें, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं ये बता रहा था आपको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या दिया? ओपिनियन दिया। ओपिनियन मांगा किसने? के नारायणन ने। किसने? के नारायणन। बढ़िया प्रेसिडेंट हुए हैं यार, मतलब आय हाय मस्त। इन्होंने ओपिनियन मांगा। अब ओपिनियन मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज से, मैंने आपको पहले बताया था, अंडर आर्टिकल, मैं तो चाहता हूं आप कमेंट में बताएं, चलिए मैं बता देता हूं, आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइस मांग सकता है ऑन लीगल ग्राउंड, ठीक है, समझ गए? लीगल ग्राउंड, घरेलू मसले नहीं, उसको गर्लफ्रेंड नहीं पट रही है तो गर्लफ्रेंड के लिए जो है वो एडवाइस मांगेगा, नहीं, लीगल ग्राउंड के ऊपर। तो के नारायणन ने भी द वर्ड कंसल्टेशन को लेकर के ओपिनियन मांगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला ओपिनियन में कि भाई क्या होना चाहिए, सीजीआई का इंडिविजुअल ओपिनियन तो नहीं होना चाहिए, सीजीआई प्लस 4 जजेस का ओपिनियन होना चाहिए। अगर इन 4 जजेस में से 2 सुप्रीम कोर्ट के जज उस ओपिनियन को, मतलब उस रिकमेंडेशन को क्या करेंगे? नकार देंगे, तो उस नाम को सजेस्ट नहीं किया जाएगा। आसान कर देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये ओपिनियन दिया के नारायणन को कि सीजीआई का इंडिविजुअल ओपिनियन तो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन। इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन क्या हो गया? द होल जुडिशरी इज इन्वॉल्व इन द कंसल्टेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस। सेम प्रोसेस चलता है दूसरे, आपका हाई कोर्ट में भी और आपका सुप्रीम कोर्ट में भी, ठीक है। तो होल आपका जुडिशरी इन्वॉल्व होना चाहिए। अब होल जुडिशरी का मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होने चाहिए जिसका नाम रिकमेंड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भाई इसको जो है आप क्या कर दो, अपॉइंट कर दो। तो सीजीआई ने यहाँ पे इस ओपिनियन में के नारायणन को ये बोला कि ये जो 4 सीनियर मोस्ट जज को हम कंसल्ट कर रहे हैं, सो ये क्या है? ये इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन हो गया। यहां पे अगर 2 जज भी ओपिनियन को क्या कर देंगे? नकार देंगे कि हम इसके ऊपर सहमत नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? उस बंदे का नाम सुजेस्ट नहीं किया जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आई होप कि आपको इन तीनों का मसला जो है वो समझ में आया होगा। अब चलते हैं कोलिजियम मॉडल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर के कोलिजियम मॉडल, फिर हम देखेंगे हाई कोर्ट के जज को लेकर के कोलिजियम मॉडल, फिर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर के कोलिजियम मॉडल, फिर हम देखेंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर के कोलिजियम मॉडल। तो ध्यान से समझना है, बड़ी ही आसानी से समझना है, क्योंकि जुडिशरी के जो भी बच्चे होते हैं ना, जिनको मैंने लास्ट ईयर भी जुडिशरी के जो बच्चे मैं पढ़ाता हूं, तो 2-3 साल हो गए मेरे को लीगल स्टडी पढ़ाते हुए, तो बच्चों को ना चक्कर आ जाता है सुन करके, खास करके आपका सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर के और हाई कोर्ट के जज को लेकर के, इसलिए ध्यान से समझना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या समझेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोलिजियम। चलिए, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले मैं आपको यहां पे ना एक बना करके बता देता हूं। चलिए, क्या होगा अगर किसी बंदे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज के लिए अपॉइंट करना है, तो क्या होगा? सीजीआई, इसको बना लेना, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, ये मिल करके क्या करेंगे? एक रिकमेंडेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक रिकमेंडेशन बनाएंगे। वो रिकमेंडेशन किसके पास जाएगी? यूनियन मिनिस्ट्री के पास।
यूनियन मिनिस्ट्री कौन सी? लॉ एंड जस्टिस। कौन सी? लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री क्या करेगी? उस रिकमेंडेशन को जो है वो रिव्यू करके उस रिकमेंडेशन को भेजेगी किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सो हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कोई नहीं है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट के लिए क्या प्रोसेस होता है अंडर कोलिजियम मॉडल सिस्टम के अंदर, जो जिस तरीके से आजकल अपॉइंटमेंट की जाती है। तो मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, वो रिकमेंडेशन बनाएंगे, वो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को भेजेंगे, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री उस पर रिव्यू करेगी। ठीक है, वो रिव्यू करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेगी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड कौन होता है? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड होता है पीएम। ठीक है, पीएम। ठीक है, प्रधानमंत्री, यानी कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड हैं या फिर पूरी कंट्री के हेड हैं? ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि पूरी कंट्री के हेड हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड हैं, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के हेड हैं। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया का हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इसीलिए हमारे देश को बोला जाता है प्रियम्बल के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड होगा पीएम और टेरिटरी का हेड होगा प्रेसिडेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है, तो इन द सेंस कि किसके पास भेजा जाता है? पीएम के पास। सो पीएम क्या करता है? एडवाइस करता है। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होती है ना पीएम की, टू एड एंड एडवाइस ऑफ द पीएम। किसको एडवाइस करेगा? प्रेसिडेंट को, कि भाई साहब इसको क्या कर दो, अपॉइंट कर दो। देन किसकी अपॉइंटमेंट होगी? सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट होगी। दैट इज द कोलिजियम फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज। दैट इज द कोलिजियम फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। अब यहां से भी पढ़ के समझा देता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, CGI send his recommendation to the Union Minister of Law and Justice. Then Union Minister of Law and Justice who then put up the same to the Prime Minister of India. Prime Minister of India यानी कि Government of India. The Prime Minister will then advise to the President of India. Then आपका किसका कोलिजियम बनेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज का कोलिजियम बनेगा। चलिए, अब आ जाओ जी, कोलिजियम मॉडल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कोलिजियम जो है उसको देखा। अब हम देखेंगे हाई कोर्ट में जज बनने के लिए कोलिजियम क्या होगा। चलिए, अब आ जाओ जी इधर, बड़ा सिंपल है। क्या होगा? हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो क्या करेगा? कंसल्ट करेगा कितने? 2 सीनियर मोस्ट जज को। कितने? 2 सीनियर मोस्ट जज को। अपनी रिकमेंडेशन भेजेगा किसको? ध्यान से समझना, यहां पे थोड़ा सा जो गेम है ना वो पलट गया है। ठीक है, वो अपनी रिकमेंडेशन भेजेगा किसको? सीएम को। यहां पे डायरेक्टली सीएम के पास जा रही है। ठीक है, सीएम प्लस गवर्नर। ठीक है, मतलब सीएम को भेजा तो सीएम एडवाइस कर रहा है गवर्नर को, तो सीएम प्लस गवर्नर। अब ये लोग किसको भेजेंगे? ये लोग किसको भेजेंगे? यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को। ठीक है, किसको? यूनियन लॉ मिनिस्ट्री। ठीक है, लॉ एंड जस्टिस। यूनियन लॉ मिनिस्ट्री किसको भेजेगी? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, यानी कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से कोलिजियम मॉडल बैठेगा, तो यानी कि यहां पे सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज और बैठेंगे। तो उस हाई कोर्ट में जिस जज को अपॉइंटमेंट करना होगा उसकी रिकमेंडेशन बनाएंगे और दोबारा से किसको भेजेंगे? यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को। फिर यूनियन लॉ मिनिस्ट्री किसको भेजेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको देगा? यानी कि पीएम। पीएम किसको देगा? प्रेसिडेंट को। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अगर जज अपॉइंट करना है तो क्या? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस रिकमेंडेशन बनाएंगे, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को भेजेंगे। यूनियन लॉ मिनिस्ट्री फर्दर उसको जो है वो किसको भेजेगी?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है यानी कि पीएम किसको एडवाइस करेगा, प्रेसिडेंट को, तो अपॉइंटमेंट हो जाएगी। इन द केस ऑफ हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट में अगर जज अपॉइंटमेंट होना है तो हाई कोर्ट का जज प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट बैठेंगे, रिकमेंडेशन बनाएंगे, उसी रिस्पेक्टिव जिस स्टेट के अंदर हाई कोर्ट का जज अपॉइंटमेंट करना है उसी रिस्पेक्टिव स्टेट के सीएम चीफ मिनिस्टर को भेजेंगे और गवर्नर को। तो वो रिकमेंडेशन बना करके किसको भेजेंगे, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को। यूनियन लॉ मिनिस्ट्री किसको भेजेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दोबारा से कोलिजियम बैठेगा। कोलिजियम कितने लोगों का बैठेगा, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, रिव्यू करके यूनियन मिनिस्ट्री को दोबारा से भेजेंगे। यूनियन मिनिस्ट्री जो है वो किसको भेजेगी, पीएम को भेजेगी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देन एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि भाई साहब ये हाथ बांधे तुम्हारे आगे, इतना सारा मसला हो गया है, अब कर ही दो, ठीक है। चलिए, तो ये क्या इंश्योर करती है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना, दैट इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि कोई बायस्ड बंदा ना आकर के उस जो है फॉर्मल चेयर पे बैठ जाए, ठीक है। चलिए अब यहां पे भी पढ़ लो, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट मिलेंगे। चीफ जस्टिस कन्वे हिज रिकमेंडेशन टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, रिस्पेक्टिव स्टेट। ऐसा नहीं है कि हमारे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में किसी जज को अपॉइंटमेंट करना है तो ये लोग बैठ करके जो है वो किसको भेज देंगे, हरियाणा के गवर्नर को या हरियाणा के सीएम को, नहीं, यहीं के सीएम और आपके गवर्नर को भेजना पड़ेगा। हु इन टर्न सेंड टू देयर डायरेक्टली टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। द कंप्लीट मटेरियल इज फॉरवर्ड टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यूनियन लॉ मिनिस्ट्री किसको भेजेगी, उस कंप्लीट मसले को किसको भेजेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। वो कंसल्ट करेगा 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ, वो दोबारा से रिकमेंडेशन बना करके फिर किसको भेजेगा, लॉ मिनिस्ट्री को। लॉ मिनिस्ट्री फर्दर पीएम को, पीएम देन एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, तो मसला निपट जाएगा। अब हमने 2 कोलिजियम पढ़े, कोलिजियम फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस, कोलिजियम फॉर द हाई कोर्ट जजेस। अब आप पहुंच चुके हो कि अब हमको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करना है, हमको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है, तो कैसे उसका कोलिजियम होगा। चलिए, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये सीनियर मोस्ट जज होता है। सबसे पहले आपका सीनियरिटी डिफाइन करी जाएगी। सो सीनियरिटी कैसे डिफाइन करी जाती है, सीनियरिटी डिफाइन करी जाती है कि जिस जज ने सबसे पहले ज्वाइन किया हो ऑफिस। अब मान लो मैं हूं, एक और आदमी है, एक और आदमी है, 3 आदमी हैं, हम तीनों आदमी ने एक ही दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया। अब हम तीनों में से सीनियर कौन होगा, सवाल है। तो सीनियर वो होगा हम तीनों में से जिसने ओथ पहले ली होगी, जिसने, बड़ा ही कंसर्निंग सवाल है, आ सकता है, जिसने ओथ पहले ली होगी वो सीनियर होगा। तो उस सीनियरिटी के बेसिस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, उसको अपॉइंट करेगा, ठीक है। सीनियरिटी को ध्यान में रखना है। चलिए, द सीनियरिटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट। जैसे मैंने बताया आपको, अगर ऐसा मसला होगा दोनों ने एक ही दिन किया है तो हु टेक्स ओथ फर्स्ट, वो सीनियर होगा। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये प्रिंसिपल हमेशा रहेगा कि सीनियर मोस्ट जज ही क्या बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी ने ना 3 सीनियर मोस्ट जज को छोड़ करके नीचे वालों को बना दिया था, तो फिर केशवानंदा भारती केस आया था, याद होना चाहिए आपको, केशवानंदा भारती केस, कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तुम हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल को तुम छेड़ नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खरी खोटी सुनाई थी फिर, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के टाइम में 3 सीनियर मोस्ट जज को छोड़ करके नीचे वाले जजों को उठा करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया था, तो बवाल मच गया था। चलिए, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहला प्रिंसिपल ये होगा, द प्रिंसिपल इज अनरिटन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, याद रखेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसको सीनियरिटी प्रिंसिपल बोला जाता है। ये सीनियरिटी प्रिंसिपल लीगल टर्म्स में, एकेडमिक लैंग्वेज में और जुडिशियल परलेंस यानी कि जुडिशरी में मेनली ये माना जाता है कि भाई साहब सीनियर मोस्ट जज को ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। इट एम्स टू सेफगार्ड द जुडिशरी इंडिपेंडेंस फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ताकि किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से जुडिशरी को दूर रखा जाए। अब आप मेरे को बताओ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, कमेंट में बताएंगे,
आप फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो मैंने आपको सिंपल एक टर्म बताई थी कि जस्टिस कानिया के नाम से याद रखेंगे। जस्टिस कानिया इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए, अब ये आपको पता चल गया कि सीनियर होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ कहाँ पे, ये हो गया, हाँ ये। चलिए, अब कौन से आर्टिकल के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाएगा? मैं पहले शुरू में बता चुका हूं आपको। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ग्रांट्स पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टू कंसल्ट विद द आउटगोइंग चीफ जस्टिस। किसको कंसल्ट करेगा? आउटगोइंग चीफ जस्टिस। आउटगोइंग चीफ जस्टिस यानी कि करंट, मतलब मान लो मेरे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है, तो प्रेसिडेंट किसको कंसल्ट करेगा? जो अभी का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। द नेक्स्ट चीफ जस्टिस हु विल सर्व, ठीक है, नेक्स्ट चीफ जस्टिस के लिए जो सर्व कब तक करेगा? जब तक उसकी एज 65 नहीं हो जाती। तो आपको यहाँ ये भी पता चल गया कि भाई रिटायरमेंट एज कितनी है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, चीफ जस्टिस के लिए? 65 पूछा जाता है सवाल, ठीक है। या फिर उसको किसी अपीचमेंट के प्रोसेस से रिमूव ना किया जाए, तब तक वो उस ऑफिस को एंजॉय कर सकता है, केस सुना सकता है, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड जज की तरह। और उसकी प्रोसिक्यूशन की भी सुनेगा और उसके बाद डिफेंस की भी सुनेगा, बैठ करके ऑर्डर करेगा। एज पर कन्विक्शन द नेम सजेस्टेड बाय द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द नेक्स्ट सीनियर। इनकम्बेंट चीफ जस्टिस यानी कि आउटगोइंग चीफ जस्टिस, करंट चीफ जस्टिस, ठीक है। वो ये नहीं कर सकता कि भाई वो चीफ जस्टिस है तो उसको कंसल्ट किया जा रहा है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में कंसल्टेशन लिखा हुआ है तो वो किसी का नाम भी जो है सुजेस्ट कर दे। नहीं नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा? इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज। उसको ये देखना पड़ेगा कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए वो इनकम्बेंट करे। द सुजेशन इज फॉरवर्ड बाय द, अब कोलिजियम कैसे बनेगा ये देखना। सुजेशन को क्या करा जाएगा? फॉरवर्ड किया जाएगा किसको? यूनियन लॉ मिनिस्टर को, देन प्राइम मिनिस्टर, देन प्रेसिडेंट। अब मैं यहां पे बना देता हूं चीफ जस्टिस के लिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको? प्रेसिडेंट किसको कंसल्ट करेगा? प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा आउटगोइंग सीजीआई को, आउटगोइंग सीजीआई। अब सीजीआई का जो कंसल्टेशन है ये किस पे बेस्ड करता है? सीनियरिटी पे। सीनियर मोस्ट जज का नाम जो है वो क्या करेगा? बताएगा। अब ये रिकमेंडेशन किसको जाएगी? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि प्राइम मिनिस्टर, देन प्रेसिडेंट आकर के अपॉइंट कर देगा इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब आ जाओ जी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का पिछले वाला भी कम्प्लेक्स था, ये भी कम्प्लेक्स है ठीक है, ये भी कम्प्लेक्स है। द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड एज पर द पॉलिसी ऑफ हैविंग, यहाँ पे कौन सी पॉलिसी है? एज पर द पॉलिसी ऑफ हैविंग चीफ जस्टिस फ्रॉम आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट। इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि अगर मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूं तो मैं जम्मू कश्मीर में अपनी होम स्टेट के अंदर कभी भी चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। ये लीगल क्या बोलते हैं आपका जुडिशरी के अंदर शामिल है। मैं अपने रिस्पेक्टिव स्टेट का चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। मैं कहाँ बनूंगा? दूसरे स्टेट का, ठीक है। द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड एज पर द पॉलिसी, ये पॉलिसी है, चीफ जस्टिस फ्रॉम आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट, दूसरी स्टेट से होना चाहिए। द कोलिजियम टेक्स द कॉल ऑन द एलिवेशन, कोलिजियम बुलाया जाएगा, बिठाया जाएगा, बिठाने के बाद फैसला किया जाएगा और लगा दिया जाएगा। चलिए कोलिजियम बनेगा कैसे? हाई कोर्ट जज आर रिकमेंडेड बाय अ कोलिजियम कंप्राइजेस सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। द प्रपोजल सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, हाई कोर्ट का नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नॉट हाई कोर्ट, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये दो मिल करके कोलिजियम बनाएंगे। द प्रपोजल, वो प्रपोजल किसके लिए बन रहा है? हाई कोर्ट के जज, चीफ जज के लिए, ठीक है, जस्टिस के लिए। उस प्रपोजल को इनिशिएटेड किया जाएगा आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। मैं बना दूंगा वहां पे, समझ आना। आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट concerned in consultation with senior most judges, 2 senior most judges. The recommendation is sent to the chief minister who advised to the governor, then governor
यूनियन लॉ मिनिस्ट्री, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फला 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 फला। चलिए अब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कोलिजियम कैसे बनेगा हाई कोर्ट के चीफ जज का बनने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट किसी को बनाना है, पॉलिसी क्या है, नॉट फ्रॉम द होम स्टेट का नहीं होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए, रिस्पेक्टिव स्टेट से बाहर का, आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट, ये पॉलिसी है। अब सीजीआई बुलाया जाएगा, कोलिजियम बुलाया जाएगा। कोलिजियम कैसे बनेगा, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज, ये 2 मिल करके एक रिकमेंडेशन बनाएंगे एंड दैट रिकमेंडेशन इज सेंड टू द कंसर्न्ड आउटगोइंग हाई कोर्ट जज, उसको भेजी जाएगी। ठीक है, तो हाई कोर्ट जज प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज ये बैठ करके उसको इनिशिएट करेंगे एंड दैट रिकमेंडेशन इज सेंड टू द सीएम। ठीक है, कंसर्न्ड सीएम जो आपका जो वो होगा, तो वो किसको भेजेंगे, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को। यूनियन लॉ मिनिस्ट्री किसको भेजेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको भेजेगा, सिंपल। ठीक है, पॉलिसी ये होनी चाहिए, हाई कोर्ट का जज सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज बैठेंगे, कोलिजियम बनेगा, देन उसको इनिशिएटेड आउटगोइंग चीफ जस्टिस करेगा कंसर्न्ड हाई कोर्ट स्टेट का, जिस हाई कोर्ट स्टेट में हमको चीफ जज को बनाना है। ठीक है, तो वो कैसे कंसल्ट उसके साथ किया जाएगा, 2 सीनियर मोस्ट जज, वो किसको रिकमेंडेशन जाएगी, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, देन रिकमेंड टू द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएम एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट एज द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। हमने क्या क्या कर लिया, सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करना हो तो कैसे होगा, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया आज का, तो इसको खत्म करना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जज का अपॉइंटमेंट करना है सुप्रीम कोर्ट में, कैसे होगा वो कोलिजियम देखा हमने। हाई कोर्ट में कैसे होगा वो कोलिजियम देखा हमने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करना है वो कोलिजियम देखा हमने। हाई कोर्ट में कैसे जो है जज को अपॉइंट किया जाएगा वो कोलिजियम देखा हमने। सिंपल है, इसको दोहरा करके भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने साथ साथ में जो एक मैप बनाया है उस मैप को अपनी कॉपी पे बना लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आ जाओ जुडिशियल ट्रेनिंग में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो नेशनल जुडिशियल एकेडमी याद रखनी है आपको। नेशनल जुडिशियल एकेडमी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए ट्रेनिंग करवाने के लिए, जिसको 1993 के अंदर क्या किया गया था, बनाया गया था। बस ये आपको फैक्ट याद रखना है। और ये जो है कहाँ पे है, भोपाल में है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है भाई बताओ नेशनल जुडिशियल एकेडमी है कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, ये भोपाल में। और साथ ही साथ इसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस भी है जो न्यू दिल्ली में है। तो कभी घुमा करके क्वेश्चन पूछे तो आपको ये भी याद रखना है, विद रजिस्टर्ड ऑफिस एंड दैट रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, और कब इसको फाउंडेशन इसकी रखी गई थी, 1993 में। और किसके लिए, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के ट्रेनिंग के लिए, ये याद रखेंगे। उसके बाद NJES का फुल फॉर्म है नेशनल जुडिशियल एजुकेशन स्ट्रैटेजी। नेशनल जुडिशियल एजुकेशन स्ट्रैटेजी, तो फुल फॉर्म भी पूछ लेगा तो याद रखना, नेशनल जुडिशियल एजुकेशनल स्ट्रैटेजी। इसको एस्टैब्लिश किया गया 2006 के अंदर टू प्रोवाइड जुडिशियल एजुकेशन टू हाई कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एंड स्टेट जुडिशियल अकेडमीज। ठीक है, जो छोटे लेवल पे होते हैं, सेमिनार वगैरह करवाए जाएंगे वगैरह वगैरह, तो इनको जो है समझाया जाएगा। ये 3-4 फैक्ट आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग याद रखना है। अब आ जाओ जी रिटायरमेंट ऑफ जजेस। रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट 65, सीधा सिंपल याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिटायरमेंट एज 65। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसकी रिटायरमेंट एज 62, बस। ठीक है, और इसके अलावा इनको हम निकाल सकते हैं। निकाल कैसे सकते हैं, ऐसे नहीं कि चल दफा हो निकल जा। जैसे हम हमारे यहाँ पे कोई भी जो यूपीएससी ऑफिसर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, उनको डर होता है कि हमारी वर्दी ना उतर जाए, ट्रांसफर ना हो जाए। ठीक है, नेता के अंडर होता है सारा कुछ। यहाँ पे नेता वेता के अंडर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपीचमेंट प्रोसेस लगेगा, अपीचमेंट प्रोसेस लगाते लगाते ना नानी याद आ जाती है। ठीक है, चलिए, रिटायरमेंट एज ऑफ द स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 124 क्लास 2 एंड 217 फॉर द हाई कोर्ट, 124 क्लास 2 फॉर द सुप्रीम कोर्ट, बस। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज 65, रिटायरमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज 62, द एज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ जज
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज इज डिटरमाइंड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। 233 आर्टिकल डील करता है इसके साथ, लेकिन साथ ही साथ आपका रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट अंडर, किसके अंडर, स्पेशल सर्विस रूल, जो भी वहां का रूल होगा, ठीक है। चलिए, रिमूवल एंड जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस है ये, ठीक है। जज को रिमूव कैसे किया जाएगा, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, हाँ लास्ट है, ठीक है। चलिए, रिमूवल ऑफ जजेस, थोड़ा सा ये भी मुश्किल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, रिमूव कैसे किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज रिमूव थ्रू द प्रोसेस ऑफ अपीचमेंट। एक तो आपको पॉइंट ये याद रखना है कि इनको हम रिमूव कर सकते हैं, कैसे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ अपीचमेंट। अदरवाइज जब उनकी 65 एज पूरी हो गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, वो ऑटोमेटिकली जो है आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो जो है रिटायर हो जाएगा, ठीक है। और आपका हाई कोर्ट का जज जो है 62 में। इसके अलावा अगर कोई जज जो है वो हमको 2 एक्टिविटी के अंदर शामिल मिलता है तो हम उसको उसके ऊपर अपीचमेंट प्रोसेस लगा सकते हैं। पहला मिसबिहेवियर, दूसरा इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी यानी कि कोई जज जो है वो उसका दिमागी सुल्तनल जो है वो खो दिया है, अजीब अजीब जो है वो फैसले कर रहा है, ठीक है, ध्यान नहीं दे रहा है, या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो गई है उसको, इनकैपेबल है, अनसाउंड माइंडेड है, ठीक है। साउंड माइंडेड नहीं है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बार कर सकते हैं। ये 2 ही कंडीशन है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। तो मिसबिहेवियर कैसे होगा, उसको जो है उसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी। तो ये याद रखेंगे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ अपीचमेंट। दिस हैज बीन स्टेटेड एक्सप्लाइसिटली, नॉट डायरेक्टली, एक्सप्लाइसिटली, ठीक है। एक्सप्लाइसिटली मतलब डायरेक्टली नहीं है, इम्प्लाइसिटली नहीं है, ठीक है, एक्सप्लाइसिटली मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। अपीचमेंट प्रोसेस इन द पार्लियामेंट इज गवर्नड अंडर आर्टिकल 124 क्लास 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रोसेस ऑफ अपीचमेंट कैसे होगा, 2 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको। इंक्वायरी इन ग्राउंड पे बनेगी अंडर, ये याद रखना है, जज इंक्वायरी एक्ट 1986, जज इंक्वायरी एक्ट 1986 इसके तहत बनेगी। अब वो जो इंक्वायरी होगी, अब ध्यान से सुनना, समझना बात को। मान लो कोई भी जज है, उसके खिलाफ जो है मसला हो गया, इंक्वायरी हो गई, हाई कोर्ट का जज है, सब पहले सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर लेते हैं, फिर हाई कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ अगर अपीचमेंट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 लोगों की कमेटी बनानी पड़ेगी। उन 3 लोगों की कमेटी में शामिल कौन कौन लोग होगा, सुनना, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। 3 लोगों का कमेटी बनेगा, उसके ऊपर बाद जो है इंक्वायरी चलेगी। हाई कोर्ट के मसले में क्या करना पड़ेगा, हाई कोर्ट के मसले में हाई कोर्ट का जज और आपके 2 सीनियर मोस्ट जज हाई कोर्ट के, ठीक है, तब जाकर के इंक्वायरी चलेगी विद द अप्रूवल ऑफ द CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये प्रोसेस है। तो अब ये प्रोसेस जाएगा कहाँ पे, मतलब किसी के ऊपर जो है वो मिसबिहेवियर जो है वो साबित हो जाता है, वो इंक्वायरी हो गई, इंक्वायरी होगी आपकी जजेस इंक्वायरी एक्ट 1986, वो भेजी जाएगी किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, एक क्या बोलते हैं, मोशन बुलाएगा, यानी कि राज्यसभा के अंदर एंड लोकसभा के अंदर, और राज्यसभा और लोकसभा के अंदर 2/3 मेजोरिटी के साथ, यानी कि भाई साहब 100 MP अपने को चाहिए कहाँ पे, राज्यसभा, सॉरी लोकसभा में, ठीक है। और उसके बाद आपको राज्यसभा में 50+ MP चाहिए आपको, ठीक है। ये राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो चाहिए आपको 50+, तब जा करके आपकी उसका क्या होगा, रेजोल्यूशन पास होगा, फिर उसके बाद उसको हटाया जाएगा। अब क्या आज तक किसी जज को इस तरीके से हटाया गया है, तो लास्ट टाइम 1991 में वी रामास्वामी हरियाणा एंड आपके पंजाब हाई कोर्ट के जो हैं वो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ अपीचमेंट प्रोसेस चला था, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी जो है वो नहीं हो पाई, इसलिए वो बंद कर दिया गया। उसके बाद लास्ट टाइम 2009 के अंदर, ये याद रखेंगे, 2009 के अंदर सुमित्रा सेन, क्या, सुमित्रा सेन कोलकाता हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, तो इनके खिलाफ अपीचमेंट प्रोसेस चला एंड दैट अपीचमेंट प्रोसेस इज सक्सेसफुल, ठीक है। हमको राज्यसभा से भारी मात्रा में मसला मिला, और इनको किस मसले के अंदर इनको पकड़ा गया था, कुछ फाइनेंशियल जो है इन्होंने
गफलेबाजी करी थी, तो उसके तहत इनके ऊपर मिसबिहेवियर का जो है वो चार्ज लगाया गया अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1986। आपका सारा का सारा जितना भी जुडिशरी थी उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही लेक्चर बचता है, और वो लेक्चर हम करने वाले हैं कल वाला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला। उसके अंदर हम समझेंगे सारी टर्में, ठीक है। प्रोसिक्यूशन क्या होता है, डिफेंस क्या होता है, अक्यूज्ड क्या होता है, कन्विक्टेड पर्सन क्या होता है, उसके बाद गिल्टी पर्सन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद प्लेंटिफ क्या है, कैलेमेट क्या है, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी टर्में हैं कल के लेक्चर के अंदर करी जाएंगी। और जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट में जो छोटे लेवल पे बैलिफ क्या है, उसके बाद आपका ये अहलमदार क्या है, नज़ीर क्या है, जूनियर असिस्टेंट कौन होता है, ठीक है, उसके बाद स्टेनोग्राफर क्या करता है, ये जो थोड़ी बहुत बातें हैं वो करेंगे। देन उसके बाद आपका ये सारा प्रोसेस ख़त्म। ये 4-5 लेक्चर हैं, आपको देख लेने हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। जिसने इन सभी लेक्चर को देखा है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब राखा।